हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का जो 69 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो है जो संदंशी जातहरणी जो होता है, ठीक है, संदंशी जो जातहरणी होता है वो क्या है, परिगर्भ में, ठीक है, परिगर्भक है, ये मेरे लिए बताया गया है। सॉरी, संदांशी जो जातहरणी है वो क्या है, परिगर्भिका है, ठीक है, ये मेरे लिए आपका बताया गया है। इसके अलावा पिशाची जो जातहरणी होती है उसमें क्या है, गर्भ उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। कश्यप ने मेरे लिए यहाँ पे वर्णन भी किया है ना कि जातः जातमपत्याम तू यश्य सद्यो विनश्यति, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपका क्या है, कश्यप ने बताया कि जो पिशाचिक जो जातहरणी होता है उसमें गर्भ उत्पन्न होते ही क्या है, नष्ट हो जाता है। फिर कश्यप के अनुसार जो दंत संपत है वो कितने बताए गए हैं, 15, तथा अप्रशस्त जो दंत है वो कितने बताए गए हैं, 5, ठीक है। तो 15th जो है आपके कश्यप के अनुसार दंत संपत है और अप्रशस्त जो आपके दंत है वो 5 बताए गए हैं। फिर बात करते हैं पुत्रजन्नी पर्याय। पुत्रजन्नी के क्या पर्याय हैं, तो लक्ष्मणा मेनली जो है बोला जाता है। तो पुत्रजन्नी पर्याय किसका है, तो लक्ष्मणा का। फिर बात करते हैं नवायस जो लौह है, ठीक है, उसके घटक के विषय में बताया गया है। तो नवायस जो लौह है उसके घटक हमने इससे पहले भी देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे और बताया गया है कि त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमत तथा जो नवभाग जो अयोज रस, ठीक है, उनका मेनली प्रयोग करते हैं। अनुपान में मधु सर्पी बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बोला गया है काल मेघ नवायस लौह का वर्णन किया गया है। तो काल मेघ नवायस जो लौह है उसका जो वर्णन है यादव जी त्रिकम जी ने किया था। तो काल मेघ नवायस जो लौह है उसका वर्णन किसने किया था, तो यादव जी त्रिकम जी ने किया था। ये आपको याद रहना चाहिए। देन बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है। तो आपको पूछा जाए, ठीक है, ये रिसर्च एंड स्टैटिक्स का है, ठीक है, कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है, तो विकल्प संप्राप्ति है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कौन सी संप्राप्ति है, विकल्प संप्राप्ति। इसके अलावा शुक धान्य के कितने भेद बताए गए हैं आचार्य चरक अनुसार। तो जो शुक धान्य है उसके कितने भेद बताए गए हैं, तो टोटल 15 यानी कि 15 भेद बताए गए हैं, ठीक है। शुक धान्य के कितने भेद बताए गए हैं, तो टोटल 15 यानी कि 15 भेद बताए गए हैं। शहद सेवन का निर्देश है। तो शहद सेवन का निर्देश किसमें किया गया है, तो मेनली वर्षा ऋतु में शहद के सेवन का निर्देश किया गया है। तो शहद सेवन का निर्देश कब किया गया है, तो वर्षा ऋतु में मेनली जो है शहद सेवन का निर्देश किया गया है। फिर मधु के विषय में बात करें तो मधु में आपका बोला गया है कि पान भोजन संस्कार प्रायः छौद्रवंती छौद्र छौद्रंती तान भजेत, ठीक है। ये मेनली आपके क्या है, मधु के विषय में बोला गया है, यानी कि मेनली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पान भोजन संस्कार प्रायः छौद्रवंती भजेत, ठीक है। तो मेनली पान के रूप में भोजन के रूप में जो है इसका मेनली प्रयोग किया जाता है। तथा वर्षा ऋतु में खाने खाने मतलब खाने पाने की जो चीज़ है, ठीक, खाने पीने की जो चीज़ है बनाते समय उनमें जो है मधु अवश्य मिला देना चाहिए, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में जब भी आप खाने पीने की चीज़ बना रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में खाने पीने की चीज़ बनाते वक्त अवश्य ही मधु मिला देना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका मंथ सेवन के निर्देश बताया गया है। तो मंथ सेवन के निर्देश के विषय में बात करें तो मंथ सेवन के निर्देश में बोला गया है कि ग्रीष्म ऋतु में शीत शर्करा मंथ का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो शर्करा युक्त जो शीतल जो सत्तू है उसका सेवन करना चाहिए। तो मंथ सेवन के निर्देश बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु में शीत शर्करा मंथ यानी कि शर्करा युक्त जो शीतल सत्तू है उसका सेवन करना चाहिए। फिर शिवदास सेन की टीका के विषय में बात करते हैं। तो शिवदास सेन की टीका में बोला गया है कि चरक तत्व प्रदीपनी चरक संहिता पर है, ठीक है। जो चरक तत्व प्रदीपनी है वो किसके ऊपर लिखा गया है, चरक संहिता के ऊपर लिखा गया है। तथा तत्व चंद्रिका जो है वो चक्रदत्त पर मेनली जो है लिखा गया है, मतलब चक्रदत्त ने लिखा है, ठीक है, चिकित्सा स्थान पर, ठीक है, तत्व चंद्रिका। इसके अलावा अपन बात करें दो तत्वबोधक व्याख्या है। तत्वबोधक जो व्याख्या है वो अष्टांग हृदय पर उत्तर तंत्र पर लिखा हुआ है, ठीक है, अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र पर। इसके अलावा आपका तत्वबोधनी जो है वो क्या है, मेनली आपका रस रत्न समुच्चय पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो शिवदास सेन है उन्होंने ये मेनली आपका लिखा है, ठीक है। तो आपका ये चीज़ याद रखना है कि जो चरक तत्व प्रदीपनी है, ठीक है, वो चरक संहिता पर जो है शिवदास ने लिखा है। तत्व जो आपका चंद्रिका है उसको चक्रदत्त पर जो चिकित्सा स्थान है, ठीक है, चक्रदत्त के जो चिकित्सा स्थान है उसके ऊपर जो है तत्व चंद्रिका जो है शिवदास सेन ने लिखा है। फिर तत्वबोधक जो व्याख्या है वो क्या है, अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र पर शिवदास सेन ने लिखा है। इसके अलावा आपका जो है तत्वबोधनी है, ठीक है, उसका जो है वो जो है मिली रस रत्न समुच्चय पर जो है शिवदास सेन ने जो है लिखा है। तो ये आपको याद रखना है।
फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो है मेनली जो वृंद माधव वो आपका वृंद संग्रह, ठीक है, उसके विषय में बताया गया। तो वृंद जो है, ठीक है, या वृंद संग्रह, तो यहाँ पे आपका वृंद मतलब 9वीं सदी, ठीक है, 9वीं सदी में आपका जो है वृंद, यहाँ पे बोला गया स्नायु रोग एवं वर्धम रोग का लक्षण सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है। तो वृंद माधव या फिर वृंद जो संग्रह है वो क्या है आपका 19वीं सदी में लिखा गया, ठीक है। और इसमें क्या है मेनली आपका जो है स्नायु रोग व जो आपका वर्धम जो रोग है उसके लक्षण का सर्वप्रथम जो है जो वर्णन है इसी ग्रंथ में आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं सोडल। तो सोडल के विषय में जो है अर्क कल्पना एवं जो आपका कुमार आसव निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो सोडल क्या है, तो एक प्रकार का अर्क कल्पना एवं जो कुमार आशव है, ठीक है। सोडल में आपको क्या है जो अर्क कल्पना किस प्रकार से निर्माण किया जाता है और कुमार आशव का निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसका सर्वप्रथम जो वर्णन है वो सोडल जो आपका रचना है उसमें आपको देखने को मिला है, ठीक है, सोडल ग्रंथ में। फिर योग रत्नाकर के विषय में बात करें, ये तो आपका शिवदास सेन हो गया। अब योग रत्नाकर ने क्या लिखा है, तो योग रत्नाकर द्वारा जो रचित है, ठीक है, तो योग रत्नाकर के जो रचयिता हैं, ठीक है, सॉरी, योग रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो कौन है, मयूर पद भिक्षुकृत 19वीं सदी में, ठीक है, मेनली जो है लिखा गया। और इसमें जो है मेनली शीत प्रदेह, इसके अलावा उत्फुल्लिका, मंथक ज्वर तथा भस्मक रोग का नामतः वर्णन किया गया है। वह नेत्र रोगों में भीमसेनी कर्पूर जो है योग रत्नाकर में ही देने के लिए, मतलब योग रत्नाकर जो है की देन है, ठीक है, जो भीमसेन कर्पूर है, ठीक है, वो नेत्र रोग में वो क्या है योग रत्नाकर की ही देन है। तो ये मेनली योग रत्नाकर के विषय में बताया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल बताए गए हैं। भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल कौन से हैं, तो आपका बोला गया है पपोदक हो गया, इसके अलावा रोगोदक हो गया, ठीक है, और आपका अशुदक हो गया और आरोग्यदक हो गया, ठीक है। तो भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जो जल हैं वो क्या है, पपोदक, इसके अलावा रोगोदक, आशुदक, इसके अलावा आरोग्यदक, तथा हंस को क्या है अंशुकोदक नाम दिया गया है। हंस को क्या है अंशुकोदक नाम दिया गया है, ये चीज़ भी याद रखना। फिर राजनिघट्टू या फिर अभिधान जो चूड़ामणि है, ठीक है, उसके रचयिता कौन है, तो नरहरि पंडित। कौन सी सदी की जो है रचना है, तो 17वीं सदी की रचना है। तो राजनिघट्टू यानी कि अभिधान जो चूड़ामणि है उसके रचयिता कौन है, तो नरहरि पंडित। और कौन सी सदी की रचना है, तो 17वीं सदी की। फिर निघट्टू शेष या फिर अभिधान जो चिंतामणि है वो क्या है किसके द्वारा रचित किया गया है, तो हेमचंद्र के द्वारा मेनली रचित किया गया है। कौन से सदी की रचना है, तो 12वीं सदी की रचना है। तो ये चीज़ याद रखना है कि निघट्टू शेष या अभिधान जो चिंतामणि है वो क्या है मेनली हेमचंद्र के द्वारा रचित किया गया और 12वीं सदी की रचना है। फिर शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार श्रेष्ठ है, ये सुश्रुत ने बोला था, ठीक है। ये श्लोक भी आपका बोला गया शस्त्र अनुशस्त्र आभ्या क्षार प्रधानतम, ठीक है। ये मेनली आपके आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि शस्त्र व अनुशस्त्र में क्या होता है, क्षार जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, ये उन्होंने बताया है। फिर बात करते हैं अनुशस्त्र में जलौका जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार क्या है जो अनुशस्त्र होते हैं उसमें क्या है जलौका को श्रेष्ठ बताया गया है। जलौका अनुशस्त्राणी, ठीक है। तो जो आपका अनुशस्त्र उसमें क्या है जलौका को श्रेष्ठ बताया है आचार्य चरक ने। फिर बात करते हैं खंडोष्ठ। खंडोष्ठ जो है, ठीक है, खंडोष्ठ है उसको क्या है मेनली जो है वात दोष प्रधान बोला है आचार्य वांगभट्ट ने। जो खंड ओष्ठ होता है उसको क्या है मेनली वांगभट्ट ने वात दोष प्रधान बोला है। और खंड जो तालु है उसको आचार्य सुश्रुत ने बताया और उन्होंने क्या है वात तथा पित्त दोष प्रधान बताया है, ठीक है। तो खंड ओष्ठ जो है मेनली आचार्य वांगभट्ट ने बताया और उन्होंने क्या है वात दोष का जो है मेनली इसमें जो है अधिकता बताई है। जबकि खंड जो तालु है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया और उन्होंने क्या है वात और पित्त दोष की अधिकता बताई है इसमें। फिर बात करते हैं तालुपाक। तो तालुपाक के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बोला है और ये जो है वात दोष प्रधान होता है, ठीक है। ये मेनली बोला है कि मस्तुलुंग के क्षय के कारण वायु जो है तलवास्थि को दबा देता है और जिसके वजह से क्या है आपका तालुपाक होगा, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने बोला है। फिर बात करते हैं तालुकंटक। तो तालुकंटक में आपका क्या बोला है, तो वांगभट्ट ने मिली कफ दोष प्रधान माना है। तालुकंटक को क्या है कफ दोष प्रधान माना है। तालु मास में कुपित तालुकंटक रोग को उत्पन्न करता है। तो तालु मास में कुपित तालुकंटक को उत्पन्न करता है, ठीक है। तालु मास में कुपित तालुकंटक रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये तालुकंटक के विषय में वांगभट्ट जी ने बताया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे शल्य चिकित्सक के गुण बताया गया है। तो शल्य चिकित्सक के गुण तो आप लोग को याद रखना ही है। क्या बोला गया है, शौर्यमासुकारी शस्त्र दक्षिणम अस्वेद वेपथु, ठीक है, असमूहस्य वैद्य शस्त्र
कर्माणि शस्यते, ठीक है। तो जो है शौर्य होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। आशु क्रिया मतलब जल्दी काम करने वाला होना चाहिए। उसके पास जो शल्य है, जो चिकित्सक है, सर्जन है, उसके पास क्या है, तीक्ष्ण शस्त्र होने चाहिए, ठीक है। और जैसे कि ऐसा होता है ना कई लोगों को जो ब्लड ब्लड देख करके वोमिटिंग वगैरह आता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेपत्थू यानी कि थूक वगैरह नहीं आना चाहिए। इसके अलावा असम्मोह, असम्मोह यानी कि वही है कि जैसे कि पेशेंट का पेन को देख करके नहीं भाई मैं शल्य जो क्रियाएं हैं, ठीक है, सूचरिंग वगैरह जो भी वो कर रहे हैं उसको धीरे से करूँ ताकि उसको पेन कम हो, ऐसा टाइप से नहीं होना चाहिए। असम्मोहश्च वैद्यस्य, ये क्या है, ये सभी क्या है, शल्य चिकित्सा के गुण हैं, ठीक है। तो ये आपका बताया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर कुमारागार की जो विधि है, ठीक है, यानी कि कुमारागार की जो विधि है, ठीक है, उसका जो वर्णन है वो चरक ने किया है, ठीक है। इसके अलावा कुमाराधार, ठीक है, कुमाराधार का जो वर्णन है यानी कि मेल नर्सेस फॉर चाइल्ड, ठीक है, इसका जो वर्णन है वांग भट्ट द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, कुमारागार की जो विधि है उसका वर्णन, चिल्ड्रंस वार्ड है उसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है, ठीक है। जबकि कुमाराधार का जो वर्णन है यानी कि मेल नर्स फॉर चाइल्ड है, इसका जो वर्णन है वांग भट्ट द्वारा किया गया है। इसके अलावा पागल कुत्ते की जड़ी है मेनली नीलिका, ठीक है, पागल कुत्ते की जड़ी को क्या बोला गया है, नीलिका। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका क्षार निर्माण करना चाहिए शरद ऋतु में। कब करना चाहिए क्षार का निर्माण, तो आपको सबको पता है, ठीक है, शरद ऋतु में करना चाहिए। इसके अलावा हारित संहिता का वास्तविक नाम क्या है, तो वैधक सर्वस्व, ठीक है। तो ये मिल के है आपका हारित संहिता का वास्तविक नाम है, ठीक है, वैधक सर्वस्व, ये क्या है, हारित संहिता का वास्तविक नाम है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है तुलसी शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, सर्वप्रथम किसमें आपको देखने को मिलता है, जो तुलसी शब्द है उसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह अष्टांग संग्रह में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तुलसी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, अष्टांग संग्रह में हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्व अर्थ सिद्धि अंजन, ठीक है, का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग जो संग्रह है उसमें हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यशद के विषय में बात करें तो यशद जो है वो यशद का जो वर्णन है मदन पाल निघट्टू में सर्वप्रथम जो है नामतः वर्णन किया गया। मतलब मदन पाल जो निघट्टू है उसमें यशद नाम से सर्वप्रथम जो है वर्णन आपको देखने को मिलेगा यशद का। इसके अलावा भैंसज्य रत्नावली में कितने अध्याय हैं, टोटल 75 जो है अध्याय बताए गए। तो भैंसज्य रत्नावली में 75 अध्याय बताए गए हैं। यह ग्रंथ गोविंद दास ने 18वीं सदी द्वारा, मतलब गोविंद दास द्वारा 18वीं सदी द्वारा जो है रचित किया गया, ठीक है। तो भैंसज्य रत्नावली में टोटल 75 जो है अध्याय बताया गया और यह जो ग्रंथ है गोविंद दास द्वारा 18वीं सदी द्वारा रचित किया गया। इसके अलावा ऊर्ध्वगुद रोग का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में हुआ है, ठीक है। तो ऊर्ध्व जो गुद रोग है उसका सर्वप्रथम जो वर्णन है वह अष्टांग संग्रह में हुआ है, ठीक है, सम्राट अशोक ने किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, मतलब सम्राट अशोक को हुआ था ये जो ऊर्ध्वगुद जो रोग है, ठीक है, वो सर्वप्रथम क्या है, जो आपका मतलब जो वर्णन है वो अष्टांग हृदय में आपको वर्णन देखने को मिलता है और इसको ये ऊर्ध्वगुद जो रोग है वो सम्राट अशोक को हुआ था। फिर बात करते हैं सबसे प्राचीनतम जो संहिता है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम जो संहिता है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी है सबसे प्राचीनतम संहिता, तो ब्रह्म संहिता है, ठीक है। इसमें आपका क्या बोला गया है, लक्ष्य श्लोकमयी बोला जाता है, ठीक है। तो लक्ष्य श्लोकमयी मेनली इसे बोला जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोकास हैं, 1,000 अध्याय हैं, ठीक है, 1,00,000 श्लोका व 1,000 अध्याय बताए गए हैं। भूलोक की सबसे बड़ी जो संहिता है वो क्या है, क्षारपाणी संहिता है, ठीक है, जो अप्राप्त है, ठीक है। तो भूलोक की सबसे बड़ी संहिता क्या है, क्षारपाणी संहिता है, जो अभी तक अभी अप्राप्त है। इसके अलावा विश्व का सर्वप्रथम चिकित्सकीय उपयोग अष्टांग संग्रह में बताया गया है, ठीक है। तो जो विश्व आपके थे, ठीक है, उनका सर्वप्रथम चिकित्सकीय उपयोग के विषय में क्या है, अष्टांग जो संग्रह है उसमें बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। तो भैंसज्य जो रत्नावली है, ठीक है, उसमें कितने अध्याय हैं, 75, ठीक है। तो इसी के हिसाब से पासवर्ड इसका रहेगा, ठीक है, BR75 इस नोट्स का पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।